चाहती थी, या फिर इसी में आना था, या फिर कुछ और करना चाहती थी लेकिन संजोग से इसमें आ गए? नहीं, मैं हमेशा से आईपीएस ही बनना चाहता था। हम्म, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस भी आईपीएस थी। हम्म, तो मैंने लगातार 4 बार इंटरव्यू दिए। हम्म। उससे पहले मेरा रेलवे सर्विसेज में हुआ था, रेलवे ट्रैफिक सर्विस में। फिर उसके बाद लगातार चौथे इंटरव्यू में 2017 में 2016 के एग्ज़ाम में मेरे आईपीएस मुझे मिल गया था, फर्स्ट प्रेफरेंस जो मेरा था। आप डॉक्टर ईरज राजा लिखते हैं, जी। इसका क्या मतलब है? मैंने एमबीबीएस किया है एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज मेरठ से, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। हम्म, तो वहाँ से एमबीबीएस के उपरांत मैंने एज ए मेडिकल ऑफिसर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्ट होकर लगभग 4.5 वर्ष बिजनौर में अपनी सेवाएं दी थी, सिलेक्शन से पहले सिविल सर्विस। आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है? परिवार में मेरे फादर जो हैं वो जॉइंट डायरेक्टर हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, सिमालीगढ़ में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट हैं। मदर गृहिणी है और सिस्टर भी मेरी डॉक्टर है। उसके हस्बैंड इस समय डिप्टी एसपी आगरा में पोस्टेड है। एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि जब कोई बच्चा आईपीएस बनने का सपना देखता है तो आप जैसे लोगों को देखता है, फिर सोचता है वो भी बन सकता है। कई बार सामान्य बैकग्राउंड का जो बच्चा होता है उसकी इच्छा होती है, क्या वो भी बन सकता है? उसकी भी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं अगर कठिन परिश्रम करे, मेहनत करे? ये बिल्कुल, अगर हम ओवरऑल प्रोफाइल भी देखें जो सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट हो रहे हैं, हम्म, तो सभी लोग लगभग अधिकतर लोग कहूँगा मैं 90% लोग सामान्य बैकग्राउंड के ही हैं, हम्म, जो कि फर्स्ट जनरेशन सिविल सर्वेंट्स होते हैं, या कि उनके या फिर उनके फादर वगैरह मतलब गवर्नमेंट सर्विसेज में होते हैं। तो अधिकतर लोग इसी तरह के मैंने देखे हैं। मतलब मेरे पिताजी खुद गवर्नमेंट सर्विस में थे और मैं अपने परिवार में पहला सिविल सर्वेंट हूँ। अच्छा, तो क्या प्रतिक्रिया थी जब आप आईपीएस बने? तो क्या प्रतिक्रिया थी घर की? उनको लगा डॉक्टर कहाँ, अच्छा खर्दार डॉक्टर था मेरा बेटा, और फिर तो आईपीएस बन गया वो? नहीं, मतलब परिवार की ही ओवरऑल हमेशा से सहमति थी जी। कि मतलब सिविल सर्विसेज में जाना है, और वो मेरा इंडिविजुअल डिसीजन था कि मुझे आईपीएस में ही जाना है। इलाज तो आप अब भी कर रहे हैं जी। शायद अपराधियों का, तो ये इलाज का कोई यूनिक तरीका आपने अपनाया? क्योंकि पिछले 1 साल से मैं अगर देख रहा हूँ, मैं आपके नाम सुनता हूँ, खबरों में आप रहते हैं 2 साल में, तो मुझे ये समझ में आया कि आप बाकियों से अलग आप काम करते हैं, पूरी रात जागते हैं, बहुत सारे करते क्या हैं आप? मतलब आपकी दिनचर्या क्या होती है? देखिए, दिनचर्या लगभग सुबह 8-9 बजे के आसपास उठता हूँ। जी। उसके बाद ऑफिस हो गया, ऑफिस के बाद कुछ समय ऑफिस में बिताने के बाद, ऑफिस का फाइल वगैरह करने के बाद और पब्लिक से मिलने के बाद मैं क्षेत्र में निकल जाता हूँ। क्षेत्र में भ्रमण के उपरांत फिर शाम को फिर से क्षेत्र में निकल जाता हूँ। क्षेत्र मेरा काफ़ी वृहद है, काफ़ी बड़ा है। लोनी क्षेत्र, मोती नगर और मसूरी, मुरादनगर काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। तो उसको कवर करने के लिए मुझे क्षेत्र और सभी क्राइम प्रोन एरिया है, तो उसमें अगर क्षेत्र में नहीं प्रेजेंस होती है तो फोर्स की प्रेजेंस भी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इसलिए मैं क्षेत्र में प्रयास करता हूँ अधिक से अधिक मैं क्षेत्र में रहूँ, मूवमेंट पे रहूँ, जिस कारण से फोर्स भी एक्टिव रहती है और पुलिसिंग बेहतर हो जाती है। एक चीज़, आप जब से आप आए ताबड़तोड़ एनकाउंटर, मतलब ये क्या कोई बदमाशों का एनकाउंटर की कोई सूची बना रखी है कि इतने लोगों को मारना है, या फिर बदमाश पकड़ लिए जाते हैं, मार देते हैं आप लोग? और कई बार ऐसे भी दृश्य हुए, मैं दूसरा सवाल भी जोड़ूंगा, कि जब बदमाश कहते हैं भाई मैं अपराध नहीं करूंगा, ये एरिया छोड़ दूंगा, तो ये इस तरीके का खौफ जो पैदा हुआ है, उसके पीछे क्या कोई योजना रहती है आप लोगों की, या अपना काम कर रहे हैं आप और हो जा रहा है ऐसे? इसमें सबसे पहले तो सरकार की मंशा के अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हमारा प्राइम फोकस है, और पुलिसिंग का मतलब ही यही है मेरे लिए कि क्राइम पर हम लोग काम करें। और क्राइम, अगर पुलिसिंग में बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, क्राइम ही मेरा मतलब जो मुझे पर्सनल जो लगता है कि इम्पोर्टेंट सबसे क्राइम ही है, और सबसे ज़्यादा उसी पे काम करता हूँ। तो अपराधियों के विरुद्ध हमारा वही प्रयास रहता है कि हम लोग बिल्कुल ताबड़तोड़ कार्रवाई करें, और कोई भी उसमें गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अपराधी को हम लोग जब तक अपराधी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे, अपराधी मानेगा नहीं अपनी हरकतों से और बार बार अपराध करता रहेगा। यानी जो उसकी प्रवृत्ति है उससे बाहर नहीं जी जाएगा। बिल्कुल। मैं इसी से जुड़ा सवाल करता हूँ, अभी आपने 2 साल के अंदर लगभग कितने एनकाउंटर यहाँ पे हो गए? 2 साल के मेरे कार्यकाल में शायद लगभग, अभी एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन 110 से 20 के बीच में लगभग हम लोग की टीम के द्वारा, मतलब मेरे द्वारा नहीं, मेरी टीम के द्वारा क्रैकडाउन किए जा चुके हैं। ज़िला गाजियाबाद एक मुहावरा है, यानी अपराध के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले 2 साल में ये मैंने देखा कि बहुत सारे विजुअल्स दिखाई दी हैं जिसमें अपराधी कहता है कि हमें यहाँ नहीं रहना है। ये कैसे कायम किया आपने?
देखिए वही बता रहा हूँ आपको कि मेन टीम वर्क है। एक अच्छी टीम बनाना पहला मेरा उद्देश्य था। वो टीम एक बहुत अच्छी बनाई और उस टीम को कॉन्फिडेंस देना कि आप क्राइम के विरुद्ध काम करिए, अपराधियों के विरुद्ध काम करिए और मेरा साथ और सहयोग आपके साथ रहेगा। इसके अलावा हमेशा जो हमेशा सीनियर ऑफिसर्स मिले, क्योंकि पहले मैं एडिशनल एसपी यहाँ पर था, रूरल एसपी रूरल था, तो जो भी एसएसपीज मुझे मिले उन सब ने पूरा मुझे सपोर्ट किया। तो सेम सपोर्ट मैंने नीचे भी ट्रांसफ़र किया और अभी भी कमिश्नरेट सिस्टम जब से लागू हुआ है, मेरा प्रमोशन भी यहाँ पर हो गया, डीसीपी ग्रामीण हूँ मैं यहाँ पर। तो अभी भी जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, सीपी साहब, एडिशनल सीपी साहब, तो उनका भी लगातार सहयोग है और उनकी भी यही मंशा है और यही डायरेक्शंस भी हैं। उसी के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं और अपराधियों को की कमर तोड़ना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए कि महिलाओं से जुड़ा है। अपने कार्यकाल के दौरान आपने क्या एक सेंसिटिव इशू है, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं को तवज्जो देना, महिलाओं से जुड़ी जितने भी क्राइम है उसको लेकर के क्या कोई विशेष प्रयास किया आपने इसके लिए? महिलाओं के लिए जो मेरा रहता है कि सबसे ज़्यादा मैं फोकस महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध है उस पर करना चाहिए। शासन का भी यही है कि प्रायोरिटी में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी ये है कि महिलाओं के विरुद्ध जो भी अपराध हो रहे हैं उस पर पुलिस कठोर कार्रवाई करे। तो उसमें कोई भी महिला संबंधी कोई भी इशू आता है तो सीधा इंस्ट्रक्शन है मेरे द्वारा कि फ़ौरन उस इशू को फ्लैग करेंगे और हम लोग तत्काल उस पर एफआईआर पंजीकृत करके जो भी उसमें दोषी हैं उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। चाहे छोटी मोटी छेड़खानी हो, चाहे बड़ी घटना हो, हम लोग जो भी अपराधी है उसके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी हम लोग बीच बीच में अभियान चलाते रहते हैं, गाँव में, स्थानों पर मीटिंग करते हैं। स्कूल कॉलेजेस में भी एंटी रोमियो स्क्वाड के माध्यम से हम लोगों ने कई वर्कशॉप्स कराई हैं। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारे थाने हैं वो सब महिला फ्रेंडली हमने प्रयास किया है कि वो रहें। कोई भी महिला आए, किसी भी समय आए, उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड करें और जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है पुलिस थाने में आने का, पुलिस से संपर्क करने का, कि जो कि सबसे ज़्यादा आवश्यक है। जब वो आते हैं तो उनके विरुद्ध अगर कोई अपराध होता है जो कि नॉर्मली वो लोग महिलाएँ कई बार बताने से हिचकिचाती हैं, लेकिन वो अपराध जब कॉन्फिडेंस हम लोग डेवलप करेंगे पुलिस की तरफ से तो वो लोग उसको बताती हैं और फिर हम लोग उस पर कार्य करते हैं और उनको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करते हैं। एक और चीज़ दिल्ली से लगी हुई है आपकी सीमाएं, कई बार तो चुनौतियां काफ़ी बढ़ जाती है क्योंकि दिल्ली एनसीआर में क्राइम के स्वरूप को लेकर के क्राइम जो मोडस ऑपरेंडी है वो बहुत बदल जाता है, बहुत टेक्निकल हो जाता है। तो लगता है कि जब आप जहाँ से भी आए होंगे ये वाली चुनौती जो खास करके अपराधी तमाम तरीके के यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से अपराध कर देते हैं, पता नहीं लग पाता है। इन्वेस्टिगेशन एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इन्वेस्टिगेशन को कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं आप अपने इस कार्यकाल में 2 साल के अंदर? क्या क्या इन्वेस्टिगेशन बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है क्योंकि जितना अच्छा इन्वेस्टिगेशन हम लोग करेंगे और उतनी ही संभावना बढ़ जाती है कि जो अभियुक्त है, जो बदमाश है, हम उसको सज़ा दिला पाएँ। तो इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और एनसीआर में जब हम रहते हैं तो क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है और इसका तारतम्य बिठाना आसान कार्य नहीं है। एक तरफ हम एक्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम इन्वेस्टिगेशन पे भी, लेकिन पूरा प्रयास रहता है कि यथासंभव हो सके हम इन्वेस्टिगेशन में अपनी क्वालिटी बनाए रखें और इन्वेस्टिगेशन को हम लगातार रिव्यू करते हैं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा। पीड़ित को भी हम इस तरह का आश्वासन देते हैं कि अगर उन्हें लग रहा है कि किसी इन्वेस्टिगेशन में कुछ गलत हो रहा है या चीज़ें सही नहीं हो रही, गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रही है, तो हमसे डायरेक्ट कभी भी संपर्क कर सकते हैं और लोग हमसे करते भी हैं। तो इस तरह से हम लोग का प्रयास यही है कि जितनी अच्छा हम गुणवत्तापूर्ण इन्वेस्टिगेशन करेंगे, खासतौर पर महिला संबंधी अपराधों में, तो अपराधियों के विरुद्ध जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं उसमें और एडिशन होगा और उन पर हम अपराधियों में और भय व्याप्त होगा। तो दिल्ली पुलिस जिसकी तुलना स्कॉटलैंड की पुलिस से की जाती है, मगर अभी एक वाकया हुआ है जिसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत उलझ सा गया, बार बार दिल्ली पुलिस अपने स्टैंड से बदलती रही। कभी लगता है आप लोगों को कि आप लोगों के सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई जिसमें आप हैंडल नहीं हो पाया, या फिर आपने लगता है कि नहीं दिल्ली पुलिस क्या यूपी पुलिस में भी बहुत दम है, क्योंकि चूंकि संसाधनों के लिहाज से देखा जाए तो दिल्ली पुलिस का लेवल बहुत अप है और यूपी पुलिस अभी उतना सक्षम नहीं है संसाधनों के मामले में, मगर इन्वेस्टिगेशन की बात है तो आपको लगता है कि प्रोफेशनलिज्म है यहाँ पर, ऐसा लगता है? नहीं, बिल्कुल, जितने हमारे पास संसाधन हैं उस हिसाब से मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक हम प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करने का प्रयास करते हैं। फिर भी कोई कमी रह जाती है तो उसको अधिकारी स्तर पर हम लोग बात करके उसको हम लोग रेक्टिफाई करते हैं और नो डाउट संसाधन हमारे पास अगर हम दिल्ली से देखें तो, लेकिन मुझे लगता है जितने संसाधन हैं उनमें अगर हम उसको अच्छे से उपयोग करें, उनको अच्छे से प्रयास करके उनका यूज़ करें
तो हम यहाँ भी गुणवत्ता ला सकते हैं और हम लोग लाने का प्रयास भी करते हैं। दूसरा ये है कि कोई भी इवेंट अगर एनसीआर में होता है तो उसके अंदर ये पोटेंशियल है कि अगर उसका सही समय पे असेसमेंट ना हो और सही समय पे हम लोग रिएक्ट ना करें पुलिस के द्वारा, तो इवेंट बहुत ही जल्दी वो बड़ा भी इवेंट भी बन सकता है जी। तो ये समस्या कई बार आती है। तो इसका जो मेरी लर्निंग थी, कोई लर्निंग प्रोसेस था पूरा, तो इतने समय में यही समझा मैंने कि अगर हम क्विक रिस्पॉन्स रखेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो हमारी वर्किंग के थ्रू हो, तो हम कोई भी डिज़ास्टर होने से भविष्य का वो बचा सकते हैं। इस कारण से मैं कह सकता हूँ कि कई सारे बड़े बड़े इवेंट्स यहाँ पर हुए मेरे कार्यकाल में। कोई एक वाक्य? जैसे लोनी बॉर्डर में ये हुआ था, एक बुजुर्ग की दाढ़ी काटने वाला प्रकरण एक संज्ञान में आया था, ठीक है, जिसमें कि पूरा पोटेंशियल था कि वो सांप्रदायिक तनाव उसमें बढ़ गया था उस समय, जिस कारण से उसमें जो एक मुख्य व्यक्ति, उसके खिलाफ हमने रासुका भी लगाया था जी। तो उस समय बहुत तनाव की स्थिति थी और लेकिन हम लोगों ने उसको बहुत अच्छे तरीके से डील किया था। जो सभी फैक्ट्स थे उनको हम लोग सही समय पे उनको हम लोग सामने लेके आए और लगातार उसमें काम करते रहे केस में। और जब पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने सही तथ्य प्रस्तुत हुए तो वो घटनाक्रम कुछ और ही निकला था और गाजियाबाद पुलिस ने काफ़ी अच्छा उसमें कार्य करके जो एक पूरा सांप्रदायिक रंग किसी चीज़ को दिया जा सकता था, सांप्रदायिक माहौल खराब हो सकता था, उसको समय रहते बचाया। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन दो सवाल और मेरा, एक अंतिम सवाल है कि जो देहात एरिया है गाजियाबाद का, कितने पुलिसकर्मी हैं, कितने थाने हैं और कितनी बड़ी जनसंख्या है, तो क्या कोई अनुपात लगता है आपको कि और किसी थाने की ज़रूरत है और संसाधनों की ज़रूरत है, या फिर लगता है कि नहीं इतना पर्याप्त है कि हम कर पाएँ? नहीं, देखिए जितने संसाधन हमको मिलेंगे तो ऑब्वियसली वो हमको एड ऑन ही, क्योंकि ये जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा क्राइम वाला क्षेत्र है इसको, और जनसंख्या भी ज़्यादा। लगभग मेरे पास 10 थाने हैं, जुडिशल थाने महिला थाने के अलावा, तो जिसमें से 3 थाने दिल्ली से बॉर्डर लगता है जी, और काफ़ी थानों का मेरे बागपत, मेरठ, हापुड़, नोएडा से भी बॉर्डर लगता है। तो कोई भी मेरा थाना ऐसा नहीं है मेरे क्षेत्र का, देहात क्षेत्र का, जिसका बॉर्डर किसी अन्य जनपद या अन्य प्रांत से ना लगता हो। तो इस कारण से सेंसिटिविटी बढ़ जाती है हमारी। तो फोर्स मैं कहूँगा, फोर्स अभी है, लेकिन फोर्स की ऑब्वियसली और आवश्यकता है हमको, ताकि हम और अच्छे से पुलिसिंग कर सकें। इसके अलावा संसाधन जो हैं उनमें हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि अच्छा कर सकें, लेकिन जितने संसाधन हमको और मिलेंगे तो हमारी पुलिसिंग और बेहतर होगी, नो डाउट, भविष्य में। तो और थानों की भी ऑब्वियसली आवश्यकता है ही, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है। अगर हम देखें आइडियल रूप से तो कुछ थानों में बहुत ज़्यादा क्राइम है। लगभग गाजियाबाद में पिछले वर्ष 7,000 से अधिक देहात क्षेत्र में ही FIR पंजीकृत हुई थी। तो अगर हम पुलिसिंग के हिसाब से देखें, अन्य चीज़ों के हिसाब से देखें, आबादी मेरे ख्याल से लगभग 25 लाख के आसपास होनी चाहिए जी। तो उस हिसाब से देखें तो जो रूल्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उसके प्रति दिल्ली में 200 थाने हैं, 205 थाने हैं और लगभग 2 करोड़ की आबादी है। तो आबादी के हिसाब से अगर हम थाने करें और क्राइम के हिसाब से, तो ऑब्वियसली थानों की और आवश्यकता है, जिससे हम बेहतर पुलिसिंग कर पाएंगे। अभी हमारे 2 थाने हाल में अप्रूव भी हुए थे और वो स्टार्ट भी हो गए, तो उससे काफ़ी हद तक उन क्षेत्र में हम लोग क्राइम कंट्रोल कर पाए हैं। और भी भविष्य में कुछ थाने अभी हमारे प्रोजेक्ट है पाइपलाइन में। बाकी कमिश्नर साहब का भी यही है कि आने वाले भविष्य में हम लोग यहाँ पर 40 थाने लगभग इस्टेब्लिश करना चाहते हैं टोटल गाजियाबाद में, तो उससे हमारी पुलिसिंग और बेहतर हो। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल मेरा आपसे ये है, आप अपराधी मारते हैं, अपराध पर लगाम लगाते हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करते हैं, क्या आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि कुछ बच्चों को भी एजुकेशन से जोड़ा जाए, कुछ रचनात्मक प्रयास किया जाए, जो कम से कम पुलिसकर्मी की ज़रूरत, एक भी पुलिस का काम नहीं है, उससे इतर हट के आपने कुछ किया है या करना चाहते हैं, या टाइम नहीं मिल पाता है, या भविष्य के लिए आपने कुछ प्लान किया कि नहीं कुछ बच्चों को पढ़ाया जाएगा, कुछ बच्चियों को गोद दिया जाएगा, या फिर कुछ नया किया जाएगा? एक IPS होने के बावजूद भी मैं चाहता हूँ कि उससे कुछ अलग हटके कुछ सोचा आपने इस बारे में? नहीं, बिल्कुल इस तरह का सोचा भी है और करने का प्रयास भी किया। हालांकि समय इस समय गाजियाबाद जैसे जनपद में बहुत कम रहता है, तो इससे पूर्व की नियुक्तियों में और हम लोगों ने कई बार प्रयास किया है और यहाँ पर भी मैं प्रयास करता रहता हूँ। और मेरा भविष्य का भी ये है कि जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं और गरीब बच्चे हैं, उनको प्रयास करके हम लोग अच्छी स्कूलिंग दिलवा पाएँ, और अच्छी स्कूलिंग के साथ साथ उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करना, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी आप अच्छी नौकरी में जा रहे हैं, मुझे लगता है कि जो लोग नौकरी में जाते हैं तो वो एक गेटवे खुल जाता है आगे वाले भविष्य के लिए, परिवार के लिए। तो कोई एक नौकरी में हो तो धीरे धीरे करके अपनी लाइन क्लियर होती है। पढ़ाई बहुत आवश्यक है। तो मैं कई संस्थाओं से भी इस समय जुड़ा हुआ हूँ, जिनके बच्चों के थ्रू हम लोग कई बार अपने क्षेत्र में वर्कशॉप प्रोजेक्ट्स हम लोग करवाते रहते हैं। तो
प्रयास है भविष्य में उसको और बेहतर करने का और ऑर्गेनाइज तरीके से करने का मैं प्रयास करूँ। आप क्राइम के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप डॉक्टर भी हैं और आप एक पुलिसकर्मी हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। धन्यवाद।